किया जाए, लास्ट क्लास की लास्ट हेडिंग जल्दी से बताता हूं। जल्दी बेटा, शाबाश। टीथ से स्टार्ट करना है, ठीक है, थैंक यू। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ रहे थे और लेक्चर हमारे स्टार्ट होगा टीथ से। टीथ आप सब जानते हैं 4 किस्म के होते हैं। इंसाइजर, आई इसका सिंबल, कैनाइन सिंबल है सी, प्रीमोलर सिंबल है पीएम और मोलर सिंबल है एम। ये आपकी किस्मत में होता है। ठीक है बेटा, 4 किस्म के दांत की तो सभी को मालूम है, 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इंसाइजर और कैनाइन का काम होता है कटिंग, प्रीमोलर मोलर का फंक्शन होता है ग्राइंडिंग। दोनों वर्ड्स को ऐड कर लें तो इंग्लिश में वर्ड बनेगा च्यूइंग प्रोसेस, और इसी को बायोलॉजिकल साइंस और मेडिकल साइंस में मैस्टिकेशन कहते हैं। ठीक है, दांतों की 2 रो होती है, एक अपर जॉ के ऊपर और दूसरी रॉ होती हैं, एक अपर जॉ पर दूसरी लोअर जॉ पे। इस वजह से हम इसे कहते हैं डाई फायोडोंट्स। डाई मीन्स 2, फायो मीन्स रॉ, डॉन्ट्स मीन्स टीथ। तो दांतों की 2 रॉ होती हैं, कतारें होती हैं, इसलिए हम उसे कहते हैं डाई फायोडोंट्स। दांतों की 4 किस्में हैं, चारों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, चारों का फंक्शन डिफरेंट है। इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं हेटेरोडोंट्स। दांतों की 4 किस्में होती हैं, चारों का स्ट्रक्चर आपस में डिफरेंट है, चारों का फंक्शन आपस में डिफरेंट है, इसलिए हम इसे हेटेरोडोंट्स कहते हैं। और एक बात जो पिछली क्लास में पढ़ाया था कि दांत गम्स के सॉकेट में पाए जाते हैं। दांत कहां होते हैं? गम्स के सॉकेट में होते हैं। तो इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं थीकोडोंट्स। थीको मीन्स गम्स, डोंट्स मीन्स टीथ। तो दांत की जो जड़ें होती हैं, जो रूट्स होती हैं, डेंटल रूट्स, वो गम्स के सॉकेट में पाई जाती है, इसलिए हम इसे थीकोडोंट्स कहते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन, डेंटल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम 2 क्लासेस पढ़ेंगे। प्राइमरी क्लास, जिसे टेम्परेरी भी कहते हैं, मिल्क टीथ भी कहते हैं और डेसिडुअस भी कहते हैं। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ
और ये 4 टाइप्स की 2 क्लासेस बनती हैं। पहली क्लास प्राइमरी, ये दांत पहले निकलेंगे इसलिए इसे कहेंगे प्राइमरी। टेम्परेरी इसलिए कहेंगे कि बाद में टूट जाते हैं। मिल्क को डेसिडुअस कहते हैं लैटिन में, ठीक है, लैटिन नेम है डेसिडुअस। और दूध के दांत इसलिए कहते हैं कि ये दांत उस वक्त निकलते हैं जब बच्चा या तो दूध पीता है या दूध से बनी हुई नरम चीजें इस्तेमाल करता है, ठीक है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स। तो हैवी स्टफ के लिए दांत नहीं होते, बल्कि हैवी स्टफ लेंगे तो ये दांत टूटने लग जाते हैं। तो जैसे जैसे बच्चे की उम्र बड़ी होती है वो हैवी स्टफ लेना शुरू करता है तो ये दांत टूटने लग जाते हैं। इन दांतों की तादाद होती है मैक्सिमम 20। थैंक यू सर। इन दांतों की मैक्सिमम टाइप्स होती हैं 20। और ये दांत उस वक्त निकलते हैं जब बच्चे की उम्र 6 से 9 महीने हो और कंप्लीट होते हैं तकरीबन 2.5 ईयर्स में, ठीक है। कुछ बच्चे वक्त पे दांत निकालते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका फंक्शन बचपन से ही स्लो होता है। तो ये बच्चे देर से दांत निकालते हैं, देर से चलना सीखते हैं, देर से बोलना सीखते हैं और जब बड़े हो जाते हैं तो देर से समझना सीखते हैं। दूसरी टाइप है सेकेंडरी टीथ, जिसे हम परमानेंट भी कहते हैं। सेकेंडरी इसलिए कि बाद में ये दांत निकलेंगे, और परमानेंट होते हैं, बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे परमानेंट रहने देते हैं या नहीं। ये दांत होते हैं 32, जिसमें से 30 दांत तो सब में निकलते हैं, 30 सब में निकलते हैं। इस 30 के अंदर 2 प्रो विजडम टीथ होते हैं, प्रो विजडम, ठीक है। ये प्रॉपर विजडम टीथ नहीं है और ये बचपन में ही निकल जाते हैं। जो असल जो विजडम टीथ होता है ये 2 होते हैं। याद रहे कि ये सारे मोलर्स हैं। जो विजडम टीथ होते हैं मोलर्स होते हैं। तो 2 ऐसे हैं विजडम टीथ जो प्रॉपर विजडम टीथ नहीं है, तो ये बचपन में निकल जाते हैं, इन्हें प्रो विजडम कहते हैं। लेकिन जो 2 विजडम टीथ हैं ये उस वक्त निकलते हैं जब इंसान एडल्ट हो जाता है। और इंसान की एडल्ट स्टेज अकॉर्डिंग टू इस्लाम एंड अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, कोई कंट्रोवर्सी नहीं दोनों में, 13 से 14 साल इंसान की एडल्ट स्टेज है। तो 13-14 साल के बाद ये कभी भी निकल सकते हैं, कोई एज लिमिट नहीं है, कभी भी निकल सकते हैं, ठीक है। ये दांत निकलना शुरू होते हैं जब बच्चे की उम्र होती है 5 साल, और 30 दांत मुकम्मल हो जाते हैं मैक्सिमम 10 साल की उम्र में, ठीक है। बाकी जो आखिरी 2 विजडम रह गए वो कभी भी निकल सकते हैं। थैंक यू सर। ठीक है बेटा, नाउ डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला किस तरह बनाएंगे? देखिए, आपकी ओरल कैविटी के 2 हिस्से नेचुरली होते हैं। एक होता है ना अपर जॉ, और दूसरा क्या होता है लोअर जॉ। तो ये 2 तो नेचुरल है, लेकिन अगर मैं एक मिड लाइन ले लूं, मिड लाइन होती नहीं है, ठीक है, सपोज किया जाता है, ठीक है। ये मिड लाइन कैसे होती है? ये मिड लाइन कैसे होती है कि अगर आप ये हाईएस्ट पॉइंट लेते हैं ना स्कल का, इंसान की हाइट यहां से ली जाती है, यहां से नहीं, यहां से। ये हाईएस्ट पॉइंट ऑफ स्कल है। अब इसकी सीध में आए तो ये मिड ऑफ आईब्रो, नेजल ब्रिज और ये चिन है, तो ये मिड लाइन बनती है। तो इस तरह से जो मिड लाइन बनेगी, तो अब आपकी ओरल कैविटी 4 हिस्सों में डिवाइड हो गई। ये है आपका राइट अपर जॉ, ये लेफ्ट अपर जॉ, ये राइट लोअर जॉ और ये लेफ्ट लोअर जॉ।
ठीक है। सबसे सेंटर में, सबसे आगे की तरफ, बीच में, सेंटर में इंसाइजर होता है, इसके बराबर में कैनाइन, इसके बराबर में प्रीमोलर और इसके बराबर में मोलर। यानी सबसे पीछे की तरफ जो दांत होते हैं, जो बड़े साइज के होते हैं, ये मोलर्स होते हैं। इंसाइजर्स होते हैं 2, कैनाइन होता है 1, प्रीमोलर होते हैं 2, मोलर होते हैं 3। काउंट करें, ये हो गए 8। तो एक सरफेस पे 8 और 4 सरफेस पे होते हैं, तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाते हैं 32। ठीक है। तो इस तरीके से 32 टीथ इसी अलाइनमेंट और इसी क्लासिफिकेशन के तहत, इसी फार्मूले के तहत पाए जाते हैं। बुक में जो फार्मूला लिखा हुआ है आपकी बुक में STB में, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको भी समझ लें। इंसाइजर को इस तरह लिखते हैं 2/2, कैनाइन 1/1, प्रीमोलर 2/2, मोलर 3/3 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। थैंक यू सर। ठीक है, तो इसको भी आप कैलकुलेट करो तो ये भी 32 ही बनेगा। तो फार्मूला लिखने के दो तरीके हैं, एक तरीका ऊपर वाला है और एक तरीका नीचे वाला है। इंटरनेशनल तरीका है ऊपर वाला, ज्यादातर मेडिकल किताबों में ऊपर वाला फार्मूला ही लिखा जाता है। नाउ डेंटल डिजीजेस कौन सी होती हैं? दांतों की बीमारियां बेशुमार हैं, इसलिए ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि एक डिपार्टमेंट है। ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग BDS करते हैं। आगे जाके इसी डिपार्टमेंट के अंदर आप पोस्ट ग्रेजुएट भी कर सकते हैं। ग्रेजुएशन BDS है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की भी बहुत सारी डिग्रीज हैं जो कि BDS के स्टूडेंट्स कर सकते हैं, जिसमें MFS सबसे डिमांडिंग है पूरे वर्ल्ड में। MFS का मतलब होता है मैक्सिलोफेशियल सर्जन। ठीक है, एक्सीडेंट्स में अक्सर चेहरा खराब हो जाता है, जबड़े टूट जाते हैं, दांत टूट जाते हैं। ठीक है, तो इसको मैक्सिलोफेशियल सर्जन जो होते हैं वो इसको सही करते हैं, MFS। तो MFS की बहुत बड़ी डिमांड है इस वक्त पूरे वर्ल्ड में। और पाकिस्तान में अगर मैं सिर्फ शहर कराची की बात करूं तो जितने लोगों को मैं जानता हूं वो सिर्फ 5 MFS हैं कराची में इस वक्त। बाकी जिनको मैं नहीं जानता हूं मैक्सिमम 10 लगा लें, इतना बड़ा शहर है, होंगे और भी बहुत सारे छुपे हुए। तो इतने बड़े शहर में 10 MFS हैं, थोड़ी सी मुश्किल फील्ड है, बहुत कम लोग जाते हैं इस तरफ। डेंटल डिजीजेस ये होती हैं बहुत सारी, आपके कोर्स में पहली डिजीज है प्री ओडोंटल डिजीज। मैंने प्री का मतलब पहले भी बहुत दफा समझाया है। प्री का मतलब होता है बिफोर, यानी वो प्रॉब्लम जो पहले होती है उसे हम कहते हैं प्री। ठीक है, प्री ओडोंटल डिजीज, प्री का मतलब बिफोर, ओडोंटल मीन्स टीथ, दांतों की बीमारी से पहले। दांतों की बीमारी से पहले ओरल कैविटी में कोई और प्रॉब्लम हो और उसका इफेक्ट बाद में दांतों पर हो तो उसे प्री ओडोंटल डिजीज कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है गम्स ब्लीडिंग। गम्स में इन्फेक्शन हो जाना, गम्स से ब्लीडिंग होना बहुत कॉमन है। फिर इसके अलावा वो लोग जो नशावर चीजें इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को ओरल कैंसर, मुंह का कैंसर हो सकता है। फिर इसी तरीके से एक और चीज बड़ी कॉमन है, बच्चों में भी बहुत कॉमन है, वो है माउथ अल्सर, जिसको उर्दू जुबान में कहते हैं मुंह के छाले। सही। इसके अलावा डिफरेंट इंजरीज हैं, डिफरेंट डिजीजेज हैं जो ओरल कैविटी में हो सकती हैं। अभी तक दांतों को कुछ नहीं हुआ, प्रॉब्लम ओरल कैविटी में है, लेकिन असर उसका बाद में दांतों पर होगा क्योंकि ओरल कैविटी के अंदर ही टीथ भी होते हैं। तो ओरल कैविटी में होने वाली बीमारी का असर बाद में दांतों पर होगा, इसे कहते हैं प्री ओडोंटल डिजीज।
डेंटल कैरीज, जिसे कैलकुलस भी कहते हैं, डेंटल कैरीज या डेंटल कैलकुलस। डेंटल कैरीज और कैलकुलस फास्टिंग की हालत में, चाहे वो रमजान की फास्टिंग हो या रात की फास्टिंग हो, रात में हम जाहिर सी बात है डिनर के बाद कुछ नहीं खाते, अब जब सुबह उठेंगे तो आपके दांतों पे एक क्रीमी वाइट तह जम जाती है। ज्यादा बोलने से भी होता है, ठीक है, अगर आप पानी कम पीते हैं और ज्यादा बोलते हैं तो भी हो सकता है। और फास्टिंग भी बहुत कॉमन है, खासतौर पर रमजानों में असर के वक्त देखिएगा आपके दांतों में तह जम जाती है, ठीक है। इसे कहते हैं डेंटल कैरीज और कैलकुलस। होता है क्या है ये किस चीज की तह होती है जो दांतों पे जो है चिपक जाती है? ये होता है मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया एंड सलाइवा, मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया एंड सलाइवा। तो सलाइवा तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन जो बैक्टीरिया है वो आपके दांतों को, गम्स को नुकसान पहुंचाएगा। और इसका हल क्या है? क्योंकि तो डेली बेसिस पे होता है, इसका सोल्यूशन है प्रॉपर तरीके से ब्रश करें या मिसवाक करें, ठीक है। मिसवाक का कोई नेमल बदल नहीं है, उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारका है कि अगर मुझे उम्मत पे भारी ना गुजरता, नागवार ना गुजरता, उम्मत पे बोझ महसूस ना होता मुझे, तो मैं मिसवाक करने को फर्ज करार देता। इतनी अहमियत है मिसवाक की। और मिसवाक करके अगर आप नमाज पढ़ें तो नमाज पढ़ेंगे एक, भले 2 रकत की हो या 4 रकत की, नमाज तो एक ही काउंट होगी, असर की नमाज, फजर की नमाज, ठीक है। नमाज पढ़ेंगे एक, सवाब मिलेगा 70 गुना ज्यादा, ठीक है। तो ये हुजूर की हदीस है। और यही वजह है कि बहुत सारे लोगों ने यूरोपियन कंट्रीज में उन्होंने सोचा कि इतना सवाब, इतना दर्जा, इतनी अहमियत अगर इस्लाम मिसवाक पर देता है तो यकीनन कोई खास बात है। सोच में पड़ गए कि अगर हम मिसवाक को, हम भी कहें मिसवाक करना शुरू कर दें तो उनको सूट नहीं कर रहा था कि वो इसको अलाउ करें। तो उन्होंने क्या किया, पहले तो रिसर्च किया उन्होंने कि जिन दरख्तों की शाखों से मिसवाक बनाया जाता है, उन दरख्तों की शाखों में आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसके बारे में इतनी फजीलत। भाई लकड़ी की एक टहनी है ना, वो तो हर दरख्त की होती है, उसमें कौन सी ऐसी खास बात है कि नबी ने फरमाया कि अगर उम्मत पे नागवार ना होता, बोझ ना होता, तो मैं फर्ज करा देता था। ठीक ठीक में रिसर्च किया गया, उन्होंने कहा कि जिन दरख्तों की शाखों से ये मुसलमान मिसवाक बना के दांतों को साफ करते हैं, उन दरख्तों की शाखों में एक ऐसा फ्लूइड होता है जिसका कोई ऑल्टरनेट नहीं, उसकी कंपोजिशन अननोन है। बहुत रिसर्च कर ली, नहीं मिली कंपोजिशन। कंपोजिशन मिलती तो सिंथेटिक बना लेते, खुद बना लेते लेबोरेटरी में, नहीं मिली कंपोजिशन। आखिर कौन सी चीज उसमें, ठीक है। अल्लाह ताला की हिकमत देखें, इस्लाम की हिकमत देखें, अपने नबी की हिकमत देखें, ठीक है। एक ऐसा फ्लूइड जिसका कोई ऑल्टरनेट नहीं, जिसकी कंपोजिशन अननोन, जिसको लेबोरेटरी में बना नहीं सकते, फार्मास्यूटिकल कंपनी उसे बना नहीं सकती, अब करें क्या? तो उन्होंने क्या किया, दरख्तों की शाखों को क्रैश किया, उसमें से वो फ्लूइड निकाला, क्रैश करके फ्लूइड निकाला, उसको एज इट इज टूथपेस्ट में शामिल कर दिया, ठीक है। और नाम क्या रखा गया? मिसवाक टूथपेस्ट, ठीक है। तो हम तो मुसलमान, पता नहीं, मैं कहूं तो शायद किसी को बुरा लग जाए, लेकिन हम नाम के मुसलमान हैं। क्या हमें इंतजार है इस चीज का कि साइंस जब सामने बातों को लाएगी, साइंस रिसर्च करेगी, जब मानेंगे? चलो ठीक है, अब तो साइंस के रिसर्च आ गया, अब तो मान लेना चाहिए, ठीक है। हालांकि हमें साइंस की रिसर्च की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने कह दिया, अल्लाह के नबी ने कह दिया, उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, उसका ऑल्टरनेट कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो मिसवाक सबसे बेस्ट है। और आज तमाम दुनिया इस बात को कहती है कि 2 दफा ब्रश करो। इस्लाम तो कहता है कि 5 वक्त वजू करो नमाज के लिए, अगर मुमकिन है 5 वक्त वजू करो, क्योंकि वजू करने से गुनाह झड़ते हैं। एक वजू से 10 नमाजें क्यों पढ़ रहे हो? हर नमाज के लिए ताजा वजू करो। वजू करने से हाथ धुलते हैं, हाथ के गुनाह झड़ जाते हैं। चेहरा धुलता है, चेहरे, आंखों की गुनाह झड़ जाते हैं। और फिर अगर मिसवाक कर लो तो सवाब 70 गुना बढ़ जाता है नमाज का, ठीक है। तो इस्लाम तो कहता है कि मुमकिन हो तो 5 दफा दांतों को साफ करो। और तुम्हारा वजू नहीं होगा, तुम्हारा गुस्ल नहीं होगा अगर कुल्ली ना करो और दांत ना साफ करो। इतनी फजीलत। ओरल हाइजीन पर
जितनी तवज्जो इस्लाम दिलाता है, आज तक मेडिकल साइंस भी उस पर इतनी तवज्जो नहीं दिला सकी। ठीक, तो डेंटल कैरीज का सबसे बेहतरीन सोल्यूशन है मिसवाक। दूसरा सोल्यूशन है कि अगर मिसवाक नहीं करना चाहते तो फिर कोई अच्छा सा ब्रांड लें जो आपके लिए सुइटेबल हो। ठीक है, पेस्ट ले लें, टूथब्रश ले लें, लेकिन वो क्वालिटी लें जो अफोर्डिंग भी हो आपके लिए और आपके लिए सुइटेबल भी हो। बहुत सारे लोग टूथपेस्ट खरीदते हुए कंपनी देखते हैं, ब्रांड देखते हैं, 1000 रुपए का है सबसे अच्छा होगा। नहीं, ये जरूरी नहीं है। वो 1000 रुपए का, उस पर एंटी प्लेक लिखा हुआ है, आपके दांतों में कैविटी है ही नहीं, क्यों ले रहे हो? आपके दांतों का मसला कुछ और है, आप ले कुछ और हैं। ठीक है, दांतों की, मैंने कहा ना, परमानेंट टीथ कब तक परमानेंट रहेंगे ये आप पे डिपेंड करता है। आप दांतों की हिफाजत, ठंडी चीज गर्म चीज एक साथ इस्तेमाल ना करें। मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूं कि गर्म तवे के ऊपर ठंडा पानी डालो, वो लोहे की बनी हुई जो प्लेट है, तवा, ठीक है, उसमें से भी आवाज निकल जाती है, वो भी चीखता है। ठीक है, और दांतों में जो तकलीफ होती है तो इंसान भी चीखता है, उसे भी जो है तकलीफ होती, महसूस होती है ना। ठीक है, तो आप देखें कि आपका लोहे का तवा है, स्टील का तवा है, मेटेलिक है, दांत मेटेलिक थोड़ी है। जब लोहे के तवे पे, गर्म तवे पे ठंडा पानी डालने का असर खराब हो सकता है, तो गर्म चीज और ठंडी चीज को एक साथ इस्तेमाल करने से दांतों पे क्या असर होगा वो आप खुद सोच सकते हैं। ठीक है, तो ठंडी और गर्म चीज का इस्तेमाल ये मुजरे सेहत है, दांतों के लिए नुकसानदेह। ज्यादा स्पाइसी फूड लेना, ज्यादा सॉल्टी चीजें इस्तेमाल करना, ज्यादा स्वीटी चॉकलेट वगैरह इस्तेमाल करना, ये दांतों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, डेंटल कैरीज के बाद आखिरी प्रॉब्लम है डेंटल प्लैक। प्लैक का मतलब होता है कैविटी। प्लैक के मुख्तलिफ मायने होते हैं। जैसे एक वर्ड है ना, पॉली, हम कहते हैं पॉलीसेक्राइड, बहुत सारे सेक्राइड, लेकिन हम कहते हैं पॉलीसेप्लस, बहुत सारे सेपल्स। ठीक है, ये मतलब होता है इसका? नहीं, पॉलीसेप्लस का मतलब होता है फ्री सेपल्स, पॉलीपेटल्स का मतलब होता है फ्री पेटल्स। यहां पॉली का मतलब फ्री है और वहां पे सेक्राइड के साथ पॉली का मतलब मेनी है। इसी तरीके से प्लैक का मतलब अगर ब्लड वेसल में पढ़ें तो ऑब्स्ट्रक्शन है और दांतों में पढ़ें तो कैविटी है। तो मुख्तलिफ चीजों के मुख्तलिफ मायने होते हैं। डेंटल प्लैक दांतों में बनने वाली कैविटी है और ये गलत तरीके से ब्रश करने से, हार्ड ब्रिसल्स वाले ब्रश इस्तेमाल करने से, टूथ पिक इस्तेमाल करने से, ठीक है। और सर अब्बास जो है काफी देर से वो मुझे याद दिला रहे थे, ये कल भी उन्होंने याद दिलाया मुझे, एक मखसूस मेरा एक जुमला है, ठीक है, कि दांतों का जो काम है वही करो, बस दांतों से कोई और काम ना करो। ठीक है, दांतों का फंक्शन मेस्टिकेशन है, मस्टिकेशन नहीं है। ठीक है, कि आप पेन के कॉर्क दांतों से खोल लें, ठीक है, वॉलनट के शेल, आलमंड के शेल आप दांतों से ब्रेक कर रहे हैं तो भी दांतों में बनेगी कैविटी। और कैविटी है क्या? कैविटी इज द हाउस ऑफ जम्स। ये कैविटी बनेगी, इसमें जम्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, और यही जम्स आपके गम्स को भी नुकसान पहुंचाएगा, दांतों को नुकसान पहुंचाएगा, ओरल कैविटी को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, और इसका सोल्यूशन क्या है कि अगर कैविटी बन जाए पहले तो फिल करवाएं कैविटी, और माउथ वॉश इस्तेमाल करें। हमारी सोसाइटी के अंदर एक मिसकंसेप्शन है कि जब दांतों में प्रॉब्लम होगी तो समझते हैं कि मैटिकेटेड कोई लिक्विड है, माउथ वॉश उस वक्त करना चाहिए जब कोई प्रॉब्लम हो, डॉक्टर लिख के दें। नहीं, कुल्ली की फजीलत, दोबारा सुन लो, कुल्ली की फजीलत इस्लाम में यह है कि वजू करो कुल्ली ना करो, गुस्ल करो कुल्ली ना करो, गुस्ल नहीं होगा वजू नहीं होगा। लेकिन उस जमाने में कुल्ली पानी से कर लेना काफी था, क्योंकि उस जमाने में ये मिलावट वाली चीजें थोड़ी खाते थे हम लोग। हमारे आबा अजदाद की जो गिजाएं होती थी वो हेल्दी फूड होता था, मिलावट से पाक होता था। अब जिस तरह की चीजें हम खा रहे हैं, हमारे लिए सिर्फ पानी से कुल्ली करना जरूरी नहीं, बल्कि हमें माउथ वॉश इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ ही डेंटल टॉपिक्स का इख्तिताम हुआ और यहां से आज के लेक्चर में कम से कम 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। इनडायरेक्टली क्वेश्चन नहीं बताया मैंने आपको, लेकिन इनडायरेक्टली हम डिस्कस कर चुके हैं जो कि पास्ट पेपर में आया हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लें, आगे चलते हैं। जी, मोलर मोलर जो होता है पर जो लोअर जो दोनों पे होता है, जब भी तो च्यू करेगा।
एक बच्चे ने कहा, मुझे तवज्जो दिलाई उसने, अच्छी बात है। हम तो हमेशा कहते हैं कि हम सीखने के उम्र में हमेशा रहते हैं और सीखने का जो मरहला है वो ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होता। इसलिए कहते हैं इल्म माँ के गोद से कब्र के लहद तक जारी रहती है। ठीक है, तो एक बच्चे ने मुझे याद दिलाया कि सर वज़ू में कुल्ली फ़र्ज़ नहीं, गुस्ल में फ़र्ज़ है। ठीक है, तो शायद भी सही है, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन बच्चे ने कहा, हो सकता है उसकी मालूमात हो, लेकिन मैंने भी कुछ, मुझे भी याद पड़ता है कि कुछ ऐसा ही है कि वज़ू में कुल्ली फ़र्ज़ नहीं है। तो फ़र्ज़ नहीं होगा तो सुन्नत होगा। ठीक है, हमारे लिए सिर्फ फ़र्ज़ की अहमियत नहीं, हमारे लिए वाजिब की भी अहमियत है और सुन्नत की भी अहमियत है, क्योंकि हुजूर ने दीन सिखाया। अगर हुजूर ना होते तो हम दीन किससे सीखते? तो हमारे लिए सुन्नत की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। चलते हैं आगे। ओरल कैविटी आज कंप्लीट हो गया, इसका कुछ हिस्सा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, कुछ आज पढ़ लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे फेरिंग्स। और फेरिंग्स का ताल्लुक चैप्टर 13 में भी आता है और चैप्टर 12 में भी आता है, इसलिए कि फेरिंग्स जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का भी हिस्सा है और रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी हिस्सा है। दांतों का येलो होना भी ये इब्तदा है बीमारियों की। ठीक है, एनिमल खत्म हो गए आपके। ठीक है, समझ लेंगे दांतों की एक तह खत्म हो गई आपकी। स्मोकिंग करने से भी दांत खराब होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ठीक है बेटा, ओके, फेरिंग्स से स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक। आज हमारा टारगेट है इंशाल्लाह कि स्टमक तक हमने कंप्लीट करना है आज, और फिर अगली क्लास जो होगी वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की आखिरी क्लास होगी। इस चैप्टर की तैयारी भी शुरू कर दें टेस्ट के लिए। आपका मेरे ख्याल से चैप्टर 7, 8 भी रहता है, वो भी देना है आपने। नाउ फेरिंग्स, देखिए ये फेरिंग्स है और इस फेरिंग्स में दो चीजें होती हैं। एक फूड है जो कि ओरल कैविटी से आएगा, और एक एयर है, ठीक है, जो कि नॉस्ट्रल से आएगी। ठीक है, ओरल कैविटी से, ओसी क्या लिखा मैंने, ओरल कैविटी। ठीक है, ओरल कैविटी से फूड फेरिंग्स में आएगा और नॉस्ट्रल से एयर फेरिंग्स में आएगी। तो फेरिंग्स में दो चीजें हो गई, एक है फूड और दूसरी चीज है एयर। अब इसके नीचे दो तरह के स्ट्रक्चर्स मिलेंगे आपको। एक स्ट्रक्चर है एसोफेगस, जिसका ताल्लुक डाइजेस्टिव सिस्टम से है, और एक है लैरिंग्स, जिसका ताल्लुक रेस्पिरेटरी सिस्टम से है। तो प्रोसेस इस तरह से होता है और होना भी इसी तरीके से चाहिए कि फूड फेरिंग से जाएगा एसोफेगस में, और एयर जो है ये फेरिंग से लैरिंग्स में आएगी। उसूल ये है और ऐसा ही होता है। लेकिन जरा तस्वीर के दूसरे रुख पे भी थोड़ी सी तवज्जो देते हैं कि ओपनिंग है तो दोनों तरफ, और इस ओपनिंग के ऊपर फेरिंग्स के अंदर गिजा भी है, हवा भी है। थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लें कि एयर जिसको लैरिंग्स में जाना चाहिए था वो एसोफेगस में चली गई। एयर जिसको लैरिंग्स में जाना था वो एसोफेगस में चली गई। तो इससे एसोफेगस को कोई नुकसान नहीं होगा, एसोफेगस को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन इसके बरअक्स अगर गिजा एसोफेगस में जाने के बजाय लैरिंग्स में चली जाए तो अब नुकसान होगा। गिजा की नौयत पे डिपेंड करता है कि आपका फूड स्टफ कौन सा है। आपकी लैरिंग्स पार्शियली ब्लॉक हो सकती है, टोटली ब्लॉक हो सकती है, डिपेंड करता है, टोटली ब्लॉक भी हो सकती है। ठीक है, अल्लाह ताला ने लैरिंग्स की हिफाजत फरमाई। किस तरह से? ये फेरिंग्स और लैरिंग्स के जंक्शन पर एक वाल्व बना दिया। इस वाल्व का नाम है एपिग्लॉटिस, और इसका काम यह है कि जब हम गिजा निगल रहे होते हैं तो एपिग्लॉटिस बंद हो जाता है
ताकि गिजा लैरिंग्स में ना जाए। और जब हम गिजा निगल लेते हैं तो एपिग्लॉटिस खुल जाता है ताकि रेस्पिरेटरी सिस्टम फिर से शुरू हो जाए। सही, इस तरीके से लैरिंग्स में गिजा नहीं जाती। लेकिन वो लोग जो बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, यानी वो खाना जिसको 20 मिनट में मुकम्मल होना चाहिए था और 10 मिनट खा के फारिग हो जाते हैं, या फिर इस तरह जो कि गिजा निगलते हुए बोलते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि खाना खाते हुए बोलना मना है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं खाना खाते हुए बोलना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। खाना निगलते हुए नहीं बोलना चाहिए, इसलिए कि जब निगल रहे होते हैं ना तो एपिग्लॉटिस बंद होता है ताकि गिजा लैरिंग्स में ना जाए। लेकिन जिस वक्त आप गिजा निगल रहे थे, आपने बोलना शुरू कर दिया तो एपिग्लॉटिस खुल जाएगा, बंद होने के बजाय खुल जाएगा। क्यों? इसलिए कि लैरिंग्स वॉइस बॉक्स है, इसने आवाज को बाहर निकालना है। क्योंकि निगलते हुए आपने बोलना शुरू कर दिया, तो जो कि निगलते हुए आपने बोलना शुरू किया तो लैरिंग्स आवाज निकालने के लिए एपिग्लॉटिस खोल देगा और गिजा एपिग्लॉटिस के वाल्व से या लैरिंग्स की दीवारों से टकराएगी, जिसकी वजह से अक्सर खाना खाते हुए हलक में फंदा लगता है। ठीक है। नाउ एसोफेगस, नेक्स्ट हेडिंग एसोफेगस। एसोफेगस की लेंथ होती है 10 इंच, जो कि इक्वल होता है 25 सेंटीमीटर। एसोफेगस के 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट है सर्वाइकल, सेकंड पार्ट है थोरेसिक, थर्ड पार्ट है डायफ्रामेटिक और फोर्थ पार्ट है एब्डोमिनल। ठीक है, एसोफेगस के 4 हिस्से होते हैं। सर्वाइकल यहां होता है नेक के अंदर, थोरेसिक होता है चेस्ट के अंदर, डायफ्राम को जब क्रॉस करेगा तो उस पार्ट को डायफ्रामेटिक कहेंगे, और जब एसोफेगस स्टमक में दाखिल होगा तो स्टमक एब्डोमेन में है तो उस पार्ट को एब्डोमिनल कहेंगे। तो सबसे छोटा पार्ट जो है वो एब्डोमिनल और डायफ्रामेटिक है, सर्वाइकल बड़ा है, थोरेसिक सबसे बड़ा है। तो इस तरह से टोटल 25 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। और आप जानते हैं कि एसोफेगस में गिजा के बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसे कहते हैं बोलस। जो गिजा एसोफेगस में आती है वो गिजा के राउंडेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसे बोलस कहते हैं। और एसोफेगस में क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है, ये आपको पहले भी बता चुका हूं थोड़ा सा। क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है जिसे पेरिस्टालसिस कहते हैं। इस पेरिस्टालसिस की वजह से गिजा एसोफेगस से मूव करते 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 स्टमक में चली जाती है। और अगर यही वेव क्लॉकवाइज के बजाय एंटी क्लॉकवाइज हो जाए तो फिर गिजा ऊपर से नीचे नहीं जाती, नीचे से ऊपर जाती है। यानी कि गिजा नीचे से मूव करते करते माउथ में आएगी और वॉमिटिंग हो जाएगी। तो जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो क्या कहेंगे? एंटी पेरिस्टालसिस। एंटी पेरिस्टालसिस का रिजल्ट है वॉमिटिंग। आज के लेक्चर की ये लास्ट हेडिंग है, स्टमक। स्टमक की लोकेशन वेंट्रली यानी कि आगे की तरफ, वेंट्रली इन द लेफ्ट अपर एब्डोमेन।
स्टमक की लोकेशन है वेंट्रली इन द लेफ्ट अपर एब्डोमेन। स्टमक के दो एंड्स होते हैं। अपर एंड जो कि हार्ट के करीब होता है, क्योंकि हार्ट भी लेफ्ट पे होता है, स्टमक भी लेफ्ट पे होता है, तो जो हिस्सा स्टमक का दिल के करीब है इसे कहते हैं कार्डियक एंड। और जो हिस्सा नीचे की तरफ इंटेस्टाइन से क्लोज है इस हिस्से को कहते हैं पाइलोरिक एंड। दोनों एंड के ऊपर वेल्व होते हैं, एक यहां कार्डिक वाल्व बड़ा होता है, पाइलोरिक छोटा होता है। इसे कहते हैं कार्डिक वेल्व। और याद रखो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के वेल्व को इंस्पेक्टर कहते हैं, तो इसका नाम कार्डिक इंस्पेक्टर है, कार्डिक वेल्व या कार्डिक इंस्पेक्टर। और जो वेल्व नीचे इंटेस्टाइन के करीब होता है, ये नीचे की तरफ पाइलोरिक एंड के ऊपर, इसे कहेंगे पाइलोरिक वेल्व या पाइलोरिक इंस्पेक्टर। स्टमक के दो हिस्से होते हैं। कार्डिक एंड के नीचे ये पहला हिस्सा है स्टमक का, इसे फंडस कहते हैं। और इसके नीचे ये वाला जो हिस्सा है स्टमक का, इसे बॉडी कहते हैं। तो स्टमक के दो हिस्से होते हैं, फंडस और बॉडी। बॉडी में दो किस्म के सेल्स होते हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स और जाइमोजेन सेल्स। ऑक्जेंटिक सेल्स और जाइमोजेन सेल, ये दो किस्म के सेल्स स्टमक की बॉडी में होते हैं। स्टमक के तीन फंक्शन हैं। फंक्शन ऑफ स्टमक, नंबर एक, स्टोरेज ऑफ फूड। स्टमक गिजा को स्टोर करता है। हर वो चीज जो आप ओरली इनटेक करते हैं, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो पानी हो, जूस हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, कोई सी भी गिजा, कोई सी भी लिक्विड हो, स्टमक उसे स्टोर करता है। और जो गिजा डाइजेस्ट होने में ज्यादा टाइम लेती है उसे ज्यादा देर तक स्टोर करता है, जैसे कि प्रोटीन। और जो गिजा जल्दी डाइजेस्ट हो जाए उसको कम टाइम लगता है स्टमक में, जैसे कि मोनोसेक्राइड्स। तो पहला फंक्शन स्टोरेज, दूसरा फंक्शन है मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन कैसे होती है कि स्टमक कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। तो जब स्टमक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो फूड को ग्राइंड कर देता है। जब स्टमक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो फूड को ग्राइंड कर देता है।
नंबर 3 है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन ये उस वक्त होगा जब स्टमक रिलैक्स हो, और जब स्टमक रिलैक्स होता है तो स्टमक रिलीज करता है गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, स्टमक रिलीज करेगा गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में वाटर और म्यूकस होता है। वाटर एंड म्यूकस जो फूड को लिक्विफाई करता है, लिक्विफिकेशन ऑफ फूड, सॉफ्टनिंग ऑफ फूड, गिजा को गीला करता है, नरम करता है। बच्चों में एक एंजाइम होता है रेनिन अंडर 5 इयर्स ऑफ एज। रेनिन ये बच्चों में होता है जो दूध को दही में तब्दील करता है, मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट करता है। ऑक्जेंटिक सेल्स रिलीज करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसंट्रेटेड, जिसकी पीएच है 1.5 से 2.5, एवरेज बनेगा 2। आप जानते हैं कि जब पीएच होती है लेस देन 7 तो वो एसिडिक होता है, और अगर पीएच 1, 2 या 3 है तो वो कंसंट्रेटेड है, और 4, 5, 6 है तो डाइल्यूट है। तो आपकी बुक में पीएच यही लिखी हुई है जो मैंने बताया, लेकिन डिस्क्रिप्शन में एंजाइम एचसीएल के बारे में लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में कि डाइल्यूट होता है। तो आप ही की बुक में जो पीएच है वो उस हिसाब से कंसंट्रेटेड है, और जो पैराग्राफ है उस हिसाब से डाइल्यूट है। तो हम इसको मानेंगे, दोनों बातें आपकी बुक में ही हैं, दोनों अपोजिट है, तो हम इस चीज को मानेंगे क्योंकि सच भी यही है कि एचसीएल कंसंट्रेटेड होता है, अगर डाइल्यूट होता है तो किसी को अल्सर नहीं होता। कि ये दो तब्दील करता है, यानी बच्चों में जो काम रेनिन करता है बड़ों में वो काम एचसीएल करता है। ये दूध को दही में तब्दील करता है। इसके अलावा जर्मी साइड फैक्टर है, जर्म्स को किल करता है। ठीक है, एचसीएल जर्म्स को किल करता है। जाइमो से रिलीज हुआ है और एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिनोजिन। याद रखें, जिस एंजाइम के नाम के आखिर में जिन लिखा हुआ हो वो इनएक्टिव होता है, जैसे ट्रिप्सिनोजिन, पेप्सिनोजिन, ये इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं। एक्टिव कैसे होंगे? इसे HCl एक्टिव करेगा, और एक्टिव फॉर्म को कहेंगे पेप्सिन। ये पेप्सिन क्या करेगा? ये प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोट्यूजिस। ये प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पेप्टोन्स और प्रोट्यूजिस में। स्टमक के अंदर जो केमिकल डाइजेशंस होती हैं, ये सारा आपने पढ़ा गैस्ट्रिक जूस और उसकी कंपोजिशन, ये सब कुछ एक हार्मोन के अंडर कंट्रोल होता है। उस हार्मोन को गैस्ट्रिन कहते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन, गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन, उसकी एक्टिविटी, उसके फंक्शन, ये सब एक हार्मोन के अंडर कंट्रोल होता है। उस हार्मोन का नाम है गैस्ट्रिन। और याद रखें कि जब स्टमक में फूड डाइजेस्ट हो जाता है
तो चूंकि वाटर भी है, HCl भी है, तो ये फूड को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। तो उस लिक्विड फॉर्म को जो स्टमक से बाहर आएगा उसे कहते हैं कायम। ये कायम लिक्विड फूड है, और जो लिक्विड जैसा होता है उसे कायल कहते हैं। तो ये कायल जब लिक्विड बन रहा हो और जब लिक्विड बन चुका हो और बनने के बाद ये ड्यूडिनम में जाता है, स्टमक के बाद ड्यूडिनम आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वो गिजा कायम होती है, यानी कि वो लिक्विड होती है। तो लिक्विड फूड को कहते हैं कायम। ये कायम ड्यूडिनम में जाएगा और हमारी अगली क्लास इसी ड्यूडिनम से स्टार्ट होगी। ठीक है, आपके पास 5 सेकंड का टाइम, स्क्रीनशॉट लें और फिर आपके रेलेवेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। टाइम तो हो चुका है। बोर्ड इरेज करूंगा। हाँ, बेटा डाइफाइडोंट्स कहते हैं दांतों की 2 रो होती है, एक अपर जॉ पे एक लोअर जॉ पे, तो इसलिए उसको डाइफाइडोंट्स कहते हैं। 10 इंच 25 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। हिटोडोंट्स का मतलब होता है कि तमाम